welcome to Knowledge Mall. Let's solve the set of 20 questions. We start from question number 1. Okay? चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है P एक कार्य का 80% 20 दिनों में करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P एक निश्चित कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है। ओके, अब देखिए आप समझिए जरा, 80% वो 20 डेज में कर रहा है, तो 100% कितना दिन में करेगा? निश्चित है कितना? 20/80 इंटू 100 कितना जाएगा? 25 डेज में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब P उस काम को 25 दिनों में कर देता होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फिर Q की मदद से वह इसे 3 दिनों में खत्म कर सकता है। अच्छा, किसके? Q के हेल्प से वह 3 दिनों में खत्म कर सकता है। इसका मतलब P प्लस Q, ध्यान दीजिएगा, P प्लस Q 20% काम को, ठीक है, P प्लस Q 20% काम को कितना दिन में कर सकता है? 3 दिनों में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q अकेला काम करता है तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो P प्लस Q 20% 3 दिन में करता है, तो 100% कितना दिन में करेगा? तो 5 से मल्टीप्लाई किए, 4 से कि 5 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा? 15 डेज में। इसका मतलब P उस काम को 25 दिन में करता है और P प्लस Q उस काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिन में करता है। तो मान लेते हैं काम कितना यूनिट रहा होगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अब देखिए P एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट। P प्लस Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेगा? जल्दी से बताइए। 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कौन करता है? P और Q दोनों मिल करके, जिसमें कि P का कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो निश्चित है कि Q एक दिन में कितना करता होगा? 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 75 यूनिट करने में कितना दिन लगाएगा? 75/2। दैट मीन्स Q अकेला इतना दिन में करेगा। तो आंसर हो गया हमारा 37.5। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। ठीक है, किसकी आयु को दर्शाता है? पोते की आयु को दर्शाता है। ठीक है, P लिख देते हैं। पोते की एक बहन है, ठीक है, पोते की एक बहन भी है, कोई बात नहीं है, जिसकी आयु 5 वर्ष है। ठीक है, यानी कि उसके बहन का एज 5 ईयर्स है, पोते से 6 वर्ष छोटी है। तब पोते से 6 वर्ष छोटी है कौन? बहन। तो पोते का एज कितना रहा होगा? निश्चित है कि 11 रहा होगा। तो ये पोते के एज को जब बताता है तो x-4/5 इज इक्वल्स टू कितना रहा होगा? 11 रहा होगा। तो दादा की आयु बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके दादा का एज कितना रहा होगा? 59। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति की आयु से दिस। ठीक है, तो वो किसका आयु था? तो एक्चुअली उसके दादा का ही आयु था, इसलिए ये होगा हमारा आंसर। बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, तो हम बताए थे पिछले वीडियो में 20 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिनों में पूरा करता है, तो 20 × 20/1/3, क्योंकि वर्क से नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, तो शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है, शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगेंगे? तो मान लेते हैं कि x आदमी लगेंगे शेष कार्य, तो शेष कितना बचेगा? 2/3। ठीक है, बताए थे वर्क से नीचे डिवाइड किया जाता है, बिल्कुल पता है। कैपेसिटी हो, मैन हो, डे हो, टाइम हो, सब मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ डिवाइडेड बाय वर्क होता है। सिमिलरली यहाँ भी होगा, ये C1 M1 D1 T1 W1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2 M2 D2 T2, जो भी रहे सब मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ डिवाइड किससे होगा? वर्क से होगा। अब सॉल्व करें तो 3 कैंसिल यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 5, ये क्या हो जाएगा? 5 4 टाइम्स में, फिर 5 4 टाइम्स में, 25 गायब, तो 16 2 32, तो x बराबर आ रहा है 32। ओके, पहले कितने आदमी से? 20। कितना और आदमी चाहिए? 12 हो जाएगा आंसर, क्योंकि कितने अधिक आदमी लगेंगे ये पूछ रहा है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
बोल रहा है एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर की चाल से कार को चलाते हुए भागता है। इसका मतलब एक चोर था, ये भागा कार के चलाते हुए कहाँ, शहर की ओर। ठीक है, किस स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भागता है। ठीक है, अब देखिए सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करता है। कितने देर के बाद, 30 मिनट, टाइम 30 मिनट, 30 मिनट मतलब हाफ आवर, आधा घंटा के बाद पुलिस पीछे से चलता है। ठीक है, आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया होगा चोर, तो आधा घंटा में चोर दूरी तय कर लिया होगा 30 किलोमीटर। इसका मतलब चोर यहां पर रहा होगा, है ना, यहां पर थीप है, ये चोर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ऐसा मानते हैं कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, तब मान लेते हैं कि यहां से चोर यहां पर जाके पकड़ा गया, तो पुलिस x डिस्टेंस तय किया। ठीक है, जितना टाइम में पुलिस x डिस्टेंस तय कर रहा है, तो जितना यहां से स्टार्ट किया तो चोर यहां पहुंच चुका था, उतना ही टाइम में चोर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये कितना रहा होगा, x माइनस 30 रहा होगा कि नहीं, पूरा डिस्टेंस x है, ये 30 किलोमीटर है। तो सेम टाइम में जो स्पीड का रेशियो होता है, तो पुलिस का स्पीड कितना था 80 और चोर का कितना था 60, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो पुलिस कितना डिस्टेंस तय करता है x, चोर कितना तय करता है x माइनस 30। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 4 जा और ये 3 जा, तो कितना जाएगा 4x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 3x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो पुलिस कितना डिस्टेंस तय किया है 120 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल कौन किया है, पुलिस। ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर डायग्राम पर कि पहले जो पुलिस जब यहाँ से स्टार्ट किया था तय करना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो चोर 30 किलोमीटर तक भाग चुका था और किस स्पीड से चल रहा था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जा करके पुलिस यहाँ पकड़ लेता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया है चोर, सेम टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पुलिस को ट्रेवल करने में। तो पुलिस x किलोमीटर ट्रेवल किया, तो चोर x माइनस 30, तो पुलिस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा x बाय 80 और चोर को कितना लगेगा x माइनस 30 बाय 60। तो दोनों आपस में क्या रहा होगा, टाइम इक्वल रहा होगा। यहाँ से भी बना सकते हैं या याद रख सकते हैं कि सेम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है वही वेलोसिटी का होता है, या सेम टाइम में जो वेलोसिटी का रेशियो होता है वही डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है। जब कभी हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस तो वहाँ पर और अच्छे से सीखेंगे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए बोल रहा है ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है। ठीक है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ रहा है सी का जो क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। पहले 25% लाभ, फिर क्या हो रहा है 10% हानि पर हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में सी को कम पर मिला या ज्यादा पर मिला यह निकालने के लिए कितना परसेंट लाभ पर भेजा 25। तो यहाँ पर x माइनस वाई बाय 100 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस होता। अगर ये भी प्रॉफिट होता तब क्या होता है x प्लस एक्स वाई बाय 100 का फॉर्मूला लगाएंगे जब कभी साइमल्टेनियसली एक को 25% लाभ पर फिर उसी चीज को दूसरे किसी हानि पर या प्रॉफिट पर बेचे, तो इससे बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए पहले क्या हो गया 25% प्रॉफिट, फिर क्या हो जाएगा 10% लॉस, फिर माइनस 25 इंटू 10 बाय 100 ऐसा होगा। अब यहाँ से हो गया आपका पास कितना 15, एक जीरो गया 15 माइनस 2.5 क्या हो गया 12.5। इसका मतलब क्या हो गया 12.5% से दाम उसका बढ़ जाएगा। अगर ए के पास 100 रहा होगा तो सी को कितना मिला होगा 12.5% ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 112.5%। ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत के बराबर है, तो ए के क्रय मूल्य से 112.5% के बराबर है। फिर बोल रहा है कि 3 पुरुष
14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय प्रवेश किया, ठीक है, एक व्यवसाय में प्रवेश किया, उनके लाभ का अनुपात इतना है, तो उनके निवेश का अनुपात क्या है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम को देख लेना पहले, टाइम सब क्या है, मंथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम सब मंथ में है। तो जब लाभ दिया हुआ रहेगा, जब प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, तो जो उसके निवेश दैट मीन्स कैपिटल का जो रेशियो होगा वो लाभ में टाइम से डिवाइड कर दीजिए, उसके यानी कि कैपिटल का रेशियो हो जाएगा, निवेश का रेशियो हो जाएगा, निवेश की बात करते हैं, निवेश का रेशियो हो जाएगा आपका 5/8 इज टू सॉरी 5/14 है ना, ए वाला 14 है आपका, तो ये कितना जाएगा 5/14 इज टू हो जाएगा आपका 7/8 इज टू हो जाएगा आपका फिर 8/7। इसका टाइम इसके साथ पहले वाले के साथ दूसरा वाला टाइम, दूसरे वाले के साथ तीसरा टाइम, तीसरे वाले के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। फिर सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो जो इसका एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 8 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, हमको लग रहा है इसका एलसीएम हो जाएगा 56, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा डी, 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% से बढ़ रही है, ओके, 5% से बढ़ रहा है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो पहले की बात कर रहा है, ठीक है, वर्तमान में ये है। तब देखिए अगर वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में ये हमारा जनसंख्या, ठीक है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, ओके। तो अब देखिए सपोज दैट हम लोगों को बैक में जाना है, ठीक है, हम लोग कब जाना है, बैक में जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1,85,220, ठीक है, ये कब का है, वर्तमान में। तो ये निश्चित है कि पहले जाना है, पीछे जाना है, तो ये अभी क्या 105% के बराबर होगा, तो पहले क्या होगा 100%, फिर यहाँ पर 100/105, फिर यहाँ पर 100/105, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1,60,000, चूंकि दिख रहा है कि 21 से कट जा रहा है, ये 21 20 फिर 21 20 फिर 21 20 21, ठीक है, काटिएगा तो आपका आ जाएगा 1,60,000, ओके, क्लियर है। फिर बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा क्या बोले 5% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान में ये है, तो वर्तमान में अगर ये है तो ये किसके बराबर रहा होगा, 1,85,200 है, 220 है, इसका मतलब ये 125 के बराबर रहा होगा, तो पिछले साल कितना रहा होगा 100% के बराबर। इसी चीज को 3 बार क्यों है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या कितने साल की बात कर रही है, ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, इसलिए। फिर आगे देखते हैं, बोल रहा है 4.55, ध्यान दीजिएगा 4.55 मीटर लंबे और 5.2 मीटर चौड़े एक आंगन में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाए गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक आंगन है जो कि आपका 4.55, ओके, और दूसरा क्या है 5.25 दिया हुआ है, वर्गाकार टाइल्स लगाए गए हैं, प्रयुक्त टाइल्स का अधिकतम आकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो टाइल्स का जो आकार होगा, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ, तो टाइल्स का आकार होता है दोनों का HCF, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, इतना मीटर है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 455, इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मीटर की बात कर रहा है, ये भी मीटर है, तो 525 सेंटीमीटर, इसका और इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, जब एलसीएम निकालिएगा तो 35 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 35। क्यों, क्योंकि देखिए 25 से तो 21 से तो कभी कटेगा नहीं 5, 28 से कभी कटेगा नहीं 5, क्योंकि 5 है लास्ट में, 25 से तो 455 कटेगा नहीं, और ये 525 तो कट जाएगा लेकिन 455 कटेगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। विदाउट एलसीएम निकाले भी ऑप्शन को बना सकते हैं। अब बोला जा रहा है एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किए जाने पर उत्तर 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अच्छा, एक गोले के आयतन को, तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3πr3, किससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक गोले के आयतन को पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, और उत्तर क्या प्राप्त होता है 27 प्राप्त होता है, लिखा है ना 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r², तो ये क्यूब कट जाएगा चूंकि एक r बच जाएगा, पाई कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो r कितना आ जाएगा 81, क्लियर है। फिर देखते हैं, बोल रहा है
किसी भिन्न के अंश में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो भिन्न का मान इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या था, हम बताए थे कि अगर कभी ऐसा हो तो 16/25। अब देखिए क्या किया जा रहा है, अंश में 100% की वृद्धि किया जाता है तो ये लिख देंगे हर में 200% के बराबर हो जाएगा, और हर में 150% की वृद्धि किया जाता है तो ये लिख देंगे हम अंश में, कितना जाएगा 250% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1 0 कैंसिल, 25 कैंसिल, 4 4 जा 4 5 जा आ गया 4/5। या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले जो भिन्न रहा होगा वो x/y रहा होगा। अब इसमें कितना परसेंट का वृद्धि किया गया, 100% का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 200% के बराबर। अब इसमें 150% की वृद्धि किया गया तो कितने किसके बराबर हो जाएगा 250% के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये 16/25 हो जाता है तो परसेंट कट गया। अब यहाँ से x/y निकाल देंगे फिर भी आंसर हो जाएगा हमारा 4/5 ही आंसर होगा। अब बोल रहा है एक रेलगाड़ी बिना किसी स्थान पर रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक निश्चित दूरी तय कर सकती है, ठीक है। यानी कि बिना रुके 90 किलोमीटर बराबर की स्पीड से चलती है, पर गाड़ी को बार बार रुकना पड़ता है जिस कारण इसकी चाल घटकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। यानी कि रुकने की वजह से 72 किलोमीटर पर आवर रह जाता है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखिए हम एक आसान तरीका बता रहे हैं। एक स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर, रुक कर क्या था 72 किलोमीटर पर आवर। इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जब एलसीएम निकालिएगा इसका हो जाएगा आपका 360, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि वो 90 ये डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का जो एलसीएम होगा वो डिस्टेंस मान लेंगे। दैट मीन्स वो जो रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता था, ठीक है। अब देखिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो कितना टाइम लेता 4 घंटा। अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लेगा 5 घंटा। अब देखिए क्या हो रहा है, कितना घंटा रुका वो कंप्लीट हो जाता 4 घंटा में ही, लेकिन वो क्या किया ट्रेवल कर लिया है 5 घंटा। क्यों, क्योंकि वो 1 घंटा रुका है। कितने घंटे में 1 घंटा रुका है, 4 घंटे में कि 5 घंटे में, 4 घंटे में तो वो पूरा तय ही कर लिया, रुका कहाँ है, रुका तो 5 घंटे में है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 घंटे में वो 1 घंटा रुकता है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है, तो ठीक है तो 1 घंटा में कितना रुकेगा 1/5 घंटा। 1/5 घंटा को मिनट में जब बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि पर घंटा 12 मिनट रुकता है। अब देखिए कितना इजीली सॉल्व कर लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, जितना हो सके हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाती है। तो देखिए 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में 2700, तो डिफरेंस कितने का है 3 वर्ष का। तो 3 इयर्स में इसको अगर घटा देंगे 2700 माइनस 2520 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास 180। यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज 180 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज है। जब 2 वर्ष में इतना हो रहा है, 5 वर्ष में इतना हो रहा है, तो 3 वर्ष में जो बढ़ा होगा वो ब्याज ही होगा, क्योंकि हर वर्ष तो कांस्टेंट होता है ब्याज साधारण ब्याज में। तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपया। ओके, 1 साल का ब्याज हो गया 60 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष में ब्याज कितना होता है, 2 वर्ष में राशि हो जाता है 2520 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 120 रुपया। इसका मतलब ये हो गया इसमें 120 रुपया घटा दे तो 2400 रुपया मूलधन रहा होगा, ठीक है। तो मूलधन गुना 100 बटे समय गुना, जल्दी से बताइए, समय गुना ब्याज, ठीक है। ये ब्याज दर हो जाता है। अब सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत बता दिया, ये रेट परसेंट क्या हो जाएगा, रेट परसेंट हो जाएगा आपका ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया आपका 60 इंटू 100/2400 इंटू टाइम कितना 2। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा फिर तो 5/4%,
तो आंसर हो जाएगा 2 × 2/4%। देखिए एक्चुअली ये फॉर्मूला से बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। ये देख रहे हैं कि 60 1 साल का ब्याज कितना हो गया 60, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें से 2 साल का ब्याज कितना हो गया 120 बटा कितना 2400, यानी कि 2400 का R%, यही तो ब्याज का रेट रहा होगा। 2400 का R% निकालेंगे, ये यहाँ से गायब, यहाँ से गायब, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 5/2%। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अच्छा यहाँ पर 5/4% लिख दिए, कैसे लिख दिए देख लेते हैं, कुछ गलती हो गया होगा। 60 × 100, अच्छा 60 तो 1 ईयर का ब्याज है ना, इसलिए यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2%। इसलिए फॉर्मूला को यूज नहीं करना चाहते हैं हम लोग, डायरेक्टली कंसेप्ट से बना लें। तो आंसर देखिए हमारा सही आ गया। ओके चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यह बोल रहा है एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, ठीक है। 72 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। उसने आंशिक यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल से, तो अगर पैदल x क्या होगा तो साइकिल से कितना क्या होगा 72 - x किलोमीटर क्या होगा, ठीक है। अब बोल रहा है उसने आंशिक यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पैदल को तय करने में कितना लगेगा x/5 घंटा, और साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना लगेगा 72 - x/10, ये टाइम, तो दोनों टाइम कुल कितना होगा 12 के बराबर होगा, बोल रहे हैं ना 12 घंटे के बराबर लगता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 2x + 72 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 - 72, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं, बोल रहा है यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 12 मेन और 6 बॉयज किसी काम को कितना दिन में करता है 4 दिन में, और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा कितना 4 मेन और 14 लड़का उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एक आदमी और एक लड़के का क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए, तो यहाँ पर जो मैन और बॉय का रेशियो होगा वही उसके क्षमता का रेशियो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, कितना हो जाएगा 12m + 6 बॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8m + 28 बॉय, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4m इज इक्वल्स टू 22 बॉय, तो मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना हो गया 11:2, तो दैट मीन्स उसके क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा 11:2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है एक पाइप P 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक पाइप P जो है वो 20 घंटे में, एक पाइप P जो है वो 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है, ठीक है। एक अन्य पाइप Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है, इसका मतलब ये कितना देर में भर सकता है ये पता नहीं है, लेकिन पर आवर 20 लीटर पानी निकाल सकता है, यहाँ पर आवर लिख रहा है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। अच्छा तो देखिए दोनों को अगर खोल दिया जाता है तो क्या हो जाता है 12 घंटे में खाली हो जाता है, यानी कि दोनों मिलकर के 12 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। तो अगर उसके कैपेसिटी को x लीटर मान लेते हैं कि उसका कैपेसिटी रहा होगा, ठीक है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें, तो देखिए क्या हो रहा है, ये x लीटर उसका कैपेसिटी है, दोनों मिलकर के 12 घंटा में खाली कर देता है, तो P + Q 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1 घंटा में, चूंकि दोनों मिलकर के 12 घंटा में खाली करता है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा x/12। अब देखिए P 1 घंटे में कितना खाली करेगा, P 1 घंटे में खाली करेगा कितना, चूंकि x लीटर खाली करता है 20 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा x/20। अब देखिए Q 1 घंटा में कितना खाली करता है 20 लीटर, ओके। अब देखिए अगर इसमें x + 12 x/12 में Q को घटा देते हैं, Q कितना है 20 लीटर पर आवर, चूंकि 1 घंटा में P और Q दोनों मिलकर के x/12 लीटर खाली करता है, जिसमें कि 20 लीटर किसका हिस्सा है Q वाले का, तो Q वाले को हटा देंगे तो किसका बचेगा P का हिस्सा, तो P का कितना हो जाएगा x/20 लीटर। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो x/12 - x/20 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60, ठीक है। 5x - 3x इक्वल्स टू कितना 20, तो कितना हो जाएगा 10, दैट मीन्स x = 600 लीटर।
तो टैंक की क्षमता क्या पूछ रहा है, 600 लीटर हो जाएगा हमारा आंसर। क्या किए, दोनों के 1 घंटा का खाली करने का कैपेसिटी को देख लिए कि 1 घंटा में कितना खाली करता है। पी दोनों मिलकर करता था x/12 लीटर, क्यू का अकेला था 20 लीटर, तो घटा दिए तो आ गया पी का कितना था, x/20। बस इक्वेट करके बना दिए सवाल को। बोल रहा है कि टमाटर की 2 किस्में, ठीक है, 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती है। ओके, तो मान लेते हैं कि एक 2 kg और एक 3 kg खरीदा जाता है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, जहाँ पहली किस्म का मूल्य दूसरी से दुगना है, ठीक है, यानी कि पहला का जो मूल्य है वो दूसरा से क्या है, दुगना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे, पहला का जो मूल्य है दूसरे से दुगनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये x रुपीज़ है इसका मूल्य, तो इसका कितना रहा होगा, 2x रहा होगा, या इसका 1 रुपया मूल्य है तो इसका कितना रहा होगा, 2 रुपया रहा होगा, ठीक है। को मिश्रित, अब बोल रहे हैं दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है और उन्हें 17 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचकर 25% का लाभ उठाता है। अच्छा, दोनों को बेचने से उससे 25% का लाभ होता है, तो सीपी कितना रहेगा, दोनों को बेचने से सीपी कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो सीपी निकालने के लिए 17.5 इसका तो एसपी है ना, क्या किया जाता है, के भाव से बेचकर, तो ये तो एसपी है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, 175/125 इंटू 100, है ना, 25% की बात कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, एक खत्म यहाँ से, तो 1 0 कैंसिल, 25 5 जा 25 7 जा 5 2 जा, क्या हो जाएगा 14 रुपीज़ इसका सीपी रहा होगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसका जो कितने 14 रुपीज़ इसका सीपी रहा होगा, तो ये खरीदा कितना 2 kg और 3 kg, तो टोटल कितना हो गया 5 kg, यानी कि मिक्सिंग, चूंकि ये जो कॉस्ट प्राइस आया है दोनों के मिलाने के बाद आया है, चूंकि सेलिंग प्राइस जो है दोनों के मिलाने के बाद है, तो सीपी भी दोनों के मिलाने के बाद आया होगा, ठीक है। तो ये 2 kg खरीदा, ये 5 kg खरीदा, तो टोटल कितना, सॉरी 3 kg खरीदा, टोटल कितना हो गया 5 kg। 5 kg का सीपी कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 5 kg का सीपी हो जाएगा 70, और यहाँ से अगर हम 5 kg का सीपी निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 5, यानी कि 5 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना आ रहा है आपका, जल्दी से बताइए, 14, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ से 2 दूनी सॉरी ये 2 दूनी 4 रुपीज़ हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 रुपये, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, चूंकि एक का हम माने थे 2 रुपया और एक का माने थे 1 रुपया, तो 2 kg का दाम कितना हो जाएगा 4 रुपया, और 3 kg का दाम कितना हो जाएगा 3 रुपया, तो सीपी दोनों कितना हो जाएगा 7 रुपया, और इधर से कितना आ रहा है 70, तो 7 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब 1 बराबर जब 10 है तो ये वास्तव में 10 रुपया रहा होगा, ये वास्तव में 20 रुपया रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2010। अगर इससे समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बताते हैं। क्या किया था, वो 2:3 के अनुपात में खरीदा था, तो मान लेते हैं कि ये 2x kg और ये 3y kg रहा होगा, 3x kg रहा होगा, ठीक है। इसका अगर प्राइस y रुपया है, इसका प्राइस कितना हो गया 2y रुपया हो गया, ठीक है। तब देखिए टोटल कितना kg खरीदा वो, तो टोटल खरीदा वो 5x, टोटल कितना खरीदा वो 5x kg, ठीक है। तो 5x का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5x इंटू, जल्दी से बताइए 17.5, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ से अगर निकाले सेलिंग प्राइस, तो 2x का कितना हो जाएगा प्राइस 4xy, प्लस 3x का कितना हो जाएगा 3xy, ऐसा होगा। इसको वो कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है 125%, तो इसका 125%, इसका 125% कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, जल्दी से बताइए एसपी, और ये भी क्या है एसपी, टोटल जितना खरीदा उसका, दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा वाई का वैल्यू, क्यों, क्योंकि एक्स कॉमन आएगा तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या वाई, वाई निकाल लीजिएगा, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू आ गया, तो वाई का वैल्यू 10, तो इधर कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर बताइएगा क्या किए थे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में नहीं आए तो जरूर बताइएगा। अब बोल रहा है 117 रुपये की राशि पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में के बजाय गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया। अच्छा, विभाजित होना था 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में, तो 1/2:1/3:1/4 को अगर ट्रांसफर कर दे तो 12 से गुना कर देते हैं, तो 6:4:3 के अनुपात में बंटना था, तो 6 4 10 3 13,
तो 13 से इस 117 में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 से गुना कर देता है, यानी कि दैट मीन्स P को मिलना था 54 रुपया, Q को मिलना था 36 रुपया और R को मिलना था 27 रुपया। लेकिन हुआ क्या कि गलती से इस अनुपात में बढ़ चुका है। अब देखिए बाय मिस्टेक की बात कर रहे हैं, मिस्टेक से 2:3:4 का अनुपात में बढ़ गया, तो 4 3 7 2 9, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं 117 में, कितना हो जाएगा 13, तो 13 से गुना कर देते हैं तो 26, 39 और 52। अब मिल गया इसको 26, 39 और 52 रुपया। तो पूछ रहा है इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया, तो निश्चित है कि सबसे अधिक R प्राप्त किया। कितना कितना ज़्यादा प्राप्त किया, तो 28 रुपया, सॉरी 25 रुपया। R जो है पहले 27 था, 52 मिला, कितना अधिक मिला 25 रुपया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा A। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक दादाजी और उसकी पोती का आयु का अनुपात 9:2 है। उनके आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, तो अब देखते हैं, सोचिए जरा, अगर उनके आयु का अनुपात 9:2 है तो एक का आयु 9x, दूसरे का आयु 2x रहा होगा, उनकी आयु का योग कितना होगा 11x होगा। अब बोल रहा है कि योग एक पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब x 11 हो, x क्या हो 11 हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x 11 होगा तो उसके आयु का एज कितना रहा होगा 121, 121। अगर ये 121 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया x का वैल्यू 11, तो इसका मतलब उसके दादाजी का एज कितना रहा होगा 99, पोती का एज कितना रहा होगा 22। ठीक है, बोल के उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है, तो अगर घटा दे दोनों को कितना हो जाएगा 77, ये 11 का मल्टीपल है, तो उनकी आयु ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 99 और 22 वर्ष, है ना, 99 और 22 वर्ष आ चुका है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है दो लड़कियां विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। अच्छा, पहली वाली को A से 25 किलोमीटर की चाल से अपने गंतव्य स्थान B तक पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं। अच्छा है, A से B पर जाता है, तब देखिए बोल दिया है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने में B तक पहुंचने में 20 घंटा लगता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रहा होगा 20 किलोमीटर, डिस्टेंस इंटू टाइम आ जाता है, सॉरी स्पीड इंटू टाइम आ जाता है हमारा डिस्टेंस। दूसरी वाली को B से दूसरी वाली को B से, यानी कि दूसरी वाली B से चलती है इधर, पहली वाली तो A से चली थी इधर, ठीक है, वाली से रास्ते में मिलते हुए, चूंकि इसका स्पीड क्या था ज़्यादा था, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो निश्चित है कि दोनों एक दूसरे से मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि B से मिलते हुए अपने गंतव्य स्थान A तक पहुंचने में 25 घंटे लगते हैं। तो सिंपल है, एक तक पहुंचने में, दूसरी वाली को A तक पहुंचने में कितना घंटा लगा 25 घंटे लगा। तो इसका मतलब 500/25 से अगर डिवाइड कर दे, डिस्टेंस बटे टाइम कर दे, तो उसका स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर सोच सकते हैं दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये क्या हो जाएगा 25 × 20 टाइम इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा 25 × v, यहाँ से 25 कैंसिल, तो v आ गया 20 हमारा। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि अपने जेब खर्च का 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर, ठीक है, 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर और 1/8वां हिस्सा पिज्जा पर, ठीक है, खर्च करते हैं के बाद, खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 रुपया शेष बचता है। तो 1/8 है ना, तो 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर, तो इसको हम 2/8 बना देते हैं, ठीक है, 1/4 2 8/8 के बराबर है। अब देखिए 2/8 और 1/8, तो टोटल खर्च कितना हो गया 3/8, बचा कितना 5/8, ठीक है। तो जो बचा, क्या बोल रहा है, एक लड़की के पास 40 रुपया शेष बचता है, इसका मतलब 5/8 किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर, तो कुल 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, तो 64 के बराबर। एक मतलब एक कुल रहा होगा, तो कुल कितना हो जाएगा 64, तो शुरुआत में कितनी राशि थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 64, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कितना आप लोगों का अपना मार्क्स आया है एक बार जरूर बताइएगा, और एक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।